Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is product development process part 3. सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में बात की थी। आज के इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे विद द टाइम डिपॉजिट्स। अब टाइम डिपॉजिट्स को हम लोग जो है वो दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं, एक है फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है रेकरिंग डिपॉजिट। अब इन्हीं टाइम डिपॉजिट को हम लोग जो है वो टर्म डिपॉजिट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक फिक्स्ड टर्म या फिर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। इन टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर किसी भी तरह की ऑन डिमांड विड्रॉल की फैसिलिटी को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब आप अपनी डिमांड के हिसाब से पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते इन डिपॉजिट से। इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे यूज होती है दैट इज ओवर ड्यू डिपॉजिट, जिसका मतलब है कि अगर मेच्योरिटी डेट के ऊपर विड्रॉल नहीं किया जाता है तो उन डिपॉजिट्स को हम कंसिडर करते हैं ओवर ड्यू डिपॉजिट्स और उनको डिमांड डिपॉजिट की तरह ही ट्रीट किया जाता है रेदर देन टाइम डिपॉजिट। इसके बाद नेक्स्ट इज इनके ऊपर हाई इंटरेस्ट जो है वो अर्न करते हैं हमारे कस्टमर्स टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर। और ये जो इंटरेस्ट है इट कुड बी मंथली और क्वार्टरली बेसिस। अब क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अगर इंटरेस्ट अर्न किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे अगर इंटरेस्ट को अर्न करेगा कस्टमर तो जो उसका इंटरेस्ट है दैट विल बी री इन्वेस्टेड इटसेल्फ, और जिस वजह से एक कस्टमर जो है वो हाई यील्ड अर्न कर सकता है ऑन देयर इंटरेस्ट रेट। अब इन्हीं टर्म डिपॉजिट के अंदर नेक्स्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी भी बोल देते हैं। तो जहाँ पे एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करने के बजाय एक फिक्स सम को डिपॉजिट किया जा रहा है हर महीने। जो भी सैलरीड क्लास के इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए हायर रिटर्न्स जो हैं वो अर्न की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स के थ्रू ही उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होता है, क्योंकि सैलरीड पर्सन को एक रेगुलर इनकम आती है हर मंथ के एंड पे या हर मंथ के स्टार्टिंग में। तो जिस इनकम को वो इन्वेस्ट कर सकता है इन दिस टर्म डिपॉजिट। अब यहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट्स के बारे में। अब इनका मतलब क्या है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस केस के अंदर फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट के अंदर दैट विल बी लिंक्ड टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क। वो एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या हो सकता है? रेपो रेट ऑफ द बैंक्स। मतलब आरबीआई के द्वारा अगर फ्यूचर में रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो आपको जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर रेपो रेट कम किया जाएगा बाय द आरबीआई तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम मिलेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे इनका प्रिंसिपल एम क्या रहता है इस डिपॉजिट स्कीम का, कि कस्टमर का जो कंफर्ट है उसको मैक्सिमाइज किया जाए और कस्टमर की नीड को जो है वो फुलफिल किया जाए। अब इसी कॉम्बिनेशन डिपॉजिट स्कीम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज फ्लेक्सी डिपॉजिट, मल्टीपल डिपॉजिट्स एंड अनफिक्स डिपॉजिट्स। अब ये जो हमारे रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है? तो अकाउंट को ओपन करने के दो तरीके होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड पार्शियली सेंट्रलाइज्ड। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पार्शियली सेंट्रलाइज जो सिस्टम है इसको फॉलो किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, बट धीरे धीरे ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है पार्शियली सेंट्रलाइज का, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ फिर से। देखिए, अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जाएंगे, सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको जो पासबुक है वो उसी बैंक से दे दी जाएगी, उसी पर्टिकुलर ब्रांच से दे दी जाएगी। बट जो आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड इशू होगा वो आपको बाय पोस्ट आप तक पहुंचता है फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड ब्रांच। मतलब कुछ हिस्सा जो है वो सेंट्रलाइज्ड है और कुछ हिस्सा जो है वो पार्शियली सेंट्रलाइज्ड है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? पार्शियली सेंट्रलाइज्ड फिनोमिना। और जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है फॉर द ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। बट इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट ब्रांच लेवल के ऊपर ही जो है वो अकाउंट को ओपन किया जाता है, दैट इज एफडी और आरडी जो भी की जाएगी वो ब्रांच लेवल के ऊपर ही की जाएगी। अब किसी भी बैंक के द्वारा जब भी किसी अकाउंट को ओपन किया जाएगा तो वहाँ पे गाइडलाइंस फॉलो करने रहती हैं जिसको हम बोलते हैं केवाईसी गाइडलाइंस, दैट इज नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। और ये जो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस है ये आती हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड रूल्स 2005। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस हम लोगों को देखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के बारे में। मतलब किस तरह के कस्टमर का जो है वो अकाउंट ओपन किया जा सकता है बाय द बैंक इटसेल्फ। सो नो एनोनिमस फिक्टिशियस और बेनामी नेम अकाउंट कैन बी ओपनड। और सेकंड कंडीशन क्या है? नो अकाउंट इफ सीडीडी मेजर्स नॉट पॉसिबल। मतलब कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी का मतलब क्या है? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, जिसका मतलब है कि कस्टमर को पूरी तरह से समझे उसकी वेरिफिकेशन किए बिना उसका अकाउंट जो है वो ओपन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज
प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड इवन इन ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट के केस में भी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी शुड नॉट मैच सैंक्शन लिस्ट सर्कुलेटेड बाय द आरबीआई। अब आरबीआई के द्वारा एक लिस्ट सर्कुलेट की जाती है जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के अंदर जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनके नाम मेंशन किए जाते हैं, तो ऐसे किसी भी पर्सन का अकाउंट जो है एक बैंक के द्वारा ओपन अप नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब कस्टमर्स को सेग्रीगेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लो, मीडियम एंड हाई रिस्क। सो लो रिस्क कस्टमर्स कौन होते हैं एक बैंक के लिए, जिनकी एक रेगुलर इनकम जो है वो अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, उनको हम लो रिस्क कस्टमर बोलते हैं क्योंकि उनके डिफॉल्ट करने के चांसेस कम है क्योंकि एक रेगुलर इनकम उनके पास आ रही है। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कस्टमर और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन विच दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज इन्वॉल्व, इन कस्टमर्स को लो, मीडियम और हाई रिस्क कैटेगरी में सेग्रीगेट किया जाता है बाय द बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट इज कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। अब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रोसेस को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है बाय द बैंक, मतलब बैंक को खुद ही ये जो कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है इसको परफॉर्म करना पड़ता है। नो एडिशनल ओवीडीज आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट दीज 6, मतलब ओवीडी क्या है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इन 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अलावा और कोई भी ओवीडी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इनके अंदर हम लोग देख रहे हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, जॉब कार्ड जो कि नरेगा के द्वारा, दैट इज जो रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर की जा रही है उनको प्रोवाइड किया जाता है बाय द नरेगा। नेक्स्ट इज आधार कार्ड जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा जो है वो इशू किया जा रहा है। इसके अलावा लेटर जो कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा इशू किया जाता है, तो इन सभी को यूज किया जा सकता है एज ए ओवीडी इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब अगर किसी के पास कोई ऐसा ओवीडी है जिसके ऊपर अपडेटेड एड्रेस नहीं है तो उस केस में यूटिलिटी बिल्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ ओवीडी। म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट को यूज किया जा सकता है। पेंशन या फिर फैमिली के पीपीओ को, पीपीओ क्या होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर को यूज किया जा सकता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो कि इशू किया जाता है बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेच्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू इट्स एम्प्लॉयर्स, उसको भी यूज किया जा सकता है एज ए ओवीडी। बट OVD with an updated current address within 3 months of submitting the above is need to be submitted in the bank, मतलब 3 महीने के बाद जो है वो एक कस्टमर को अपडेटेड एड्रेस वाला OPD जो है वो सबमिट करना पड़ता है इन द बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैन और आधार के बारे में। अब देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होती है 2017 के अंदर, जहां पे आधार और पैन को एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, और अगर किसी पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है तो उस केस में उसको डिक्लेरेशन देनी रहती है इन द फॉर्म 60, जहाँ पे उसको फिर परमानेंट अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं अंडर द रूल 114B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी भी पर्सन के टाइम डिपॉजिट 50,000 से कम है और BSBD अकाउंट उसका चल रहा है तो उस केस में पैन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बट अगर वो 50,000 से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करता है तो उस केस में देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ पैन नंबर इटसेल्फ। सो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेस पे ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट? Statement 1 passport, next is Aadhaar card, next is job card under Manrega. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. So try to answer out this question in your comment box. Last session में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, which of the following statements regarding savings account are correct? Your statements were: no frills saving account has been renamed as basic saving bank deposit account. Statement 2, small account can be opened only by giving PAN and Aadhaar as KYC documents. Your options were 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2. So the right answer will be option A, that is 1 only. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल अकाउंट को तो एक सिंपल थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ की हेल्प से भी ओपन अप किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। जय हिंद।